नमस्कार दोस्तों, एनवीएस मंत्र 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एनवीएस टीजीटी एसएसटी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को हम निम्नलिखित 4 चरणों में पढ़ेंगे। फर्स्ट, इसका अर्थ। द्वितीय या सेकंड लेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण। थर्ड पर है औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र और आखिरी में पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति के परिणाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है अर्थ। कृषि, हस्तशिल्प यानी कुटीर उद्योग वाली अर्थव्यवस्था से उद्योग प्रधान एवं मशीनों द्वारा उत्पादन में परिवर्तन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, अर्थात मशीनीकरण द्वारा उत्पादन में वृद्धि। महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है औद्योगिक क्रांति का आरंभ 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ एवं वहां से विश्व के अन्य भागों में इसका प्रसार हुआ। तो कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखकों ने किया, लेकिन औद्योगिक क्रांति शब्द को सर्वप्रथम इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1760 से 1840 तक इंग्लैंड के आर्थिक विकास का वर्णन करते हुए लोकप्रिय बनाया। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जॉर्जेस मिकलेट ने किया था। सेकेंड टॉपिक है कारण। औद्योगिक क्रांति को शुरू होने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। पहला है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। अंधविश्वास से मुक्त होकर यूरोपीय समाज प्रकाश की ओर अग्रसर हुआ। भौतिक एवं तार्किक विचारों की प्रगति ने विज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान किया, जिससे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। यूरोपीय समाज पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के प्रभाव में आध्यात्मिक व पारलौकिक क्षेत्र के स्थान पर भौतिक एवं इहलौकिक क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों को भौतिक एवं मानव संसाधनों का एक विस्तृत खजाना प्राप्त हो गया। दूसरा है इसमें वाणिज्यवाद या व्यावसायिक क्रांति। वाणिज्यवाद अथवा व्यावसायिक क्रांति औद्योगिक क्रांति का प्रमुख प्रेरक तत्व थी। वाणिज्यवाद के तहत व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई, जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास भारी धन संपदा संचित हो गई। अधिशेष धन। व्यापार में पूंजी का आवश्यकता से अधिक संग्रहित होना अधिशेष धन कहलाता है और इसी धन का उपयोग औद्योगिक विकास में हुआ। तीसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उत्पादन के लिए नए नए तरीकों की खोज होगी और बड़े स्तर पर उत्पादन हेतु मशीन एवं कारखाना आधारित उद्योगों की स्थापना होगी। नेक्स्ट, चौथा कारण है रहन सहन में परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों में फैशन और शान शौकत के नए साधनों की मांग का बढ़ना, जिसकी आपूर्ति आधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित उच्च कोटि की सामग्री द्वारा ही संभव थी। पांचवा कारण है फ्रांस की क्रांति का योगदान। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। उसने संपूर्ण यूरोप में उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक राजनीतिक पद्धति को लोकप्रिय बनाया। पहले यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र पद्धति थी। उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक राजनीति आर्थिक विकास प्रगति का सहायक तत्व मानी जाती है।
इस प्रकार बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने औद्योगिक क्रांति को सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रीयता की भावना 19वीं सदी में प्रखर रूप से सामने आई। भौगोलिक खोजें, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समृद्धि, उपनिवेशों की स्थापना एवं विस्तार से एक राष्ट्र की शक्ति और हैसियत का आकलन किया जाने लगा। राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्रों में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। कारखाना पद्धति या फैक्ट्री सिस्टम। औद्योगिक व्यवस्था के प्रारंभिक काल में पश्चिमी यूरोप में उत्पादन पुटिंग आउट पद्धति पर आधारित था। अब ये पुटिंग आउट पद्धति क्या थी? इसमें पूंजीपति व्यापारी कच्चे माल को कारीगर के घर पर देकर आता था। वह कारीगर घर पर उस माल को तैयार करता था। जब माल तैयार हो जाता था तो व्यापारी उस माल को इकट्ठा करता था और तैयार माल को बाजार में बेचता था। इसी पद्धति को पुटिंग आउट पद्धति कहा गया। लेकिन इस पद्धति का एक दोष था, इसमें समय की अत्यधिक बर्बादी होती थी। तो पूंजीपतियों ने अपनी सुविधा के लिए सारे कारीगरों को एक जगह इकट्ठा कर उत्पादन आरंभ करवाने की योजना बनाई, तो स्वतः ही कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई। इस पद्धति के लाभ क्या थे? तो इस पद्धति से समय की बर्बादी में कमी आई, माल की उच्च गुणवत्ता मिली, उन्नत औजारों और मशीनों का निर्माण हुआ, नए पदों जैसे प्रबंधक और निरीक्षक आदि का सृजन हुआ। अब हमारा तीसरा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति के दौरान आविष्कार हुए? तो इसमें औद्योगिक क्रांति को हम दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण है 1750 से 1850 तक, जिसमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, और द्वितीय चरण है 1850 से 1950। इसमें संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। पहला है इसमें कृषि क्षेत्र में विकास। तो प्रमुख आविष्कार देख लेते हैं। ड्रिल। तो ड्रिल का आविष्कार वर्कशायर के एक अंग्रेज भूस्वामी जिर्थोदुल द्वारा 1701 में किया था। इसका उपयोग था सीधी रेखा में बीज बोने के लिए। दूसरा आविष्कार है वो है कर्षक या पाटा। इसका निर्माण भी जिर्थोदुल ने किया था, जो घोड़ों से खींचा जाने वाला उपकरण था। इसका उपयोग जुताई बुआई के पूर्व भूमि तैयार करने के लिए किया जाता था। तीसरा जो आविष्कार हुआ वो था फसल चक्र। इसकी खोज अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने की थी। इसका महत्व है फसल बदल बदल कर बोई जाए तो भूमि की उर्वरता बनी रहेगी तथा अच्छी आमदनी होगी। चौथा आविष्कार हुआ पशुओं की वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति। इसका आविष्कार धनी किसान रॉबर्ट बेकवेल ने 1770 में किया। इस पद्धति का महत्व था पशुओं की नस्ल सुधार करके उन्हें अधिक दुधारू तथा मांस देने वाला बनाना। बेकवेल ने भेड़ की एक नई नस्ल तैयार की जिसका नाम था लेसेस्टर नस्ल, जो सामान्य भेड़ से दुगने वजन की थी। कृषि की नई प्रणाली। इस प्रणाली की खोज धनी किसान आर्थर यंग ने की थी। इस प्रणाली में कृषि की तकनीक में परिवर्तन किए गए, जैसे छोटी जोतों को मिलाकर बड़े कृषि फार्म बनाना, खेतों की बाड़बंदी करना, मशीनों का उपयोग। इंग्लैंड के इतिहासकार ट्रेवेलियन ने आर्थर यंग को नई खेती का अवतार कहा है। आर्थर यंग के प्रयासों से ही आधुनिक कृषि को गति प्रदान करने के लिए इंग्लैंड सरकार ने बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की थी।
छठा आविष्कार है रासायनिक खाद। इसका आविष्कार 1840 में जर्मनी के दो रसायन शास्त्रियों बॉन लिविक एवं फ्रेडरिक वोहलर ने किया। इसका महत्व भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना और अधिक उत्पादन करना। नेक्स्ट आविष्कार है कपास ओटने की मशीन। इसे कॉटन जिन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1793 में अमेरिका निवासी व्हीट ने किया था। कहीं कहीं इसका नाम व्हीटेन भी आता है। अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का निर्माण भी व्हीट ने किया। नेक्स्ट आविष्कार है फसल काटने की मशीन। इस मशीन का आविष्कार 1834 में अमेरिका निवासी साइरस हॉल मैककॉर्मिक ने किया था। अब है वस्त्र उद्योग में विकास। तो हमने पहले पढ़ा कृषि उद्योग में विकास, अब पढ़ेंगे हम वस्त्र उद्योग में विकास। तो प्रमुख आविष्कार क्या क्या हुए इसमें? पहला हुआ प्लाई शटल या कपड़ा बुनने की मशीन। इसका आविष्कार 1733 में जॉन के ने किया। दूसरा आविष्कार था स्पिनिंग जेनी या कॉटन जेनी। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने इसका निर्माण किया। यह 8 तत्वों वाला चरखा था। तीसरा आविष्कार था वाटर फ्रेम या सूत कातने की मशीन। इसका आविष्कार 1770 में रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, जो जल की शक्ति द्वारा संचालित होती थी। नेक्स्ट आविष्कार है म्यूल या खच्चर। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर नई मशीन के द्वारा महीन सूत काता जाने लगा था। तो म्यूल एक ऐसा आविष्कार था जो स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों का मिश्रित रूप था। पावर लूम शक्ति चालित करघा था ये। इसका निर्माण 1785 में एडमंड कार्टराइट ने किया था। ये जल तथा जलवाष्प दोनों की शक्ति के द्वारा चलाया जा सकता था। वाष्प इंजन 1712 में थॉमसन न्यूकोमेन ने खदानों से पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का निर्माण किया। 1769 में जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन के इंजन के दोषों व कमियों को दूर करते हुए नए वाष्प इंजन का आविष्कार किया। और 1775 में जेम्स वाट ने मैथ्यू बोल्टन नामक उद्योगपति की साझेदारी से वाष्प इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट आविष्कार है स्वचालित कपड़ा बुनाई मशीन। इसका निर्माण 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने किया था। सिलाई मशीन इसका निर्माण 1846 में एलियस होवे, जो अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। कॉटन जिन कपास ओटने की मशीन, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। 1793 में एली व्हीटेन या एली व्हीट ने इसका निर्माण किया। शक्ति करघा 1785 में एडमंड कार्टराइट ने इसका आविष्कार किया था। अब है लौह एवं इस्पात उद्योग में क्रांति। प्रमुख आविष्कार इसमें है, प्रथम है पत्थर का कोयला। लौह उद्योग में पत्थर के कोयले के उपयोग का श्रेय अब्राहम डर्बी तथा जीन रोबक को जाता है। स्टील उत्पादन हेतु बेलन या रोलिंग मशीन का निर्माण 1754 में किया गया था। इस्पात बनाने की सस्ती विधि, इस विधि का निर्माण 1856 में हेनरी बेसेमर ने किया था।
इस्पात युग किसे कहते हैं? तो 1856 के बाद का युग इस्पात युग कहलाता है, क्योंकि इस्पात बनाने की सस्ती विधि के कारण बहुत अधिक मात्रा में इस्पात का निर्माण होने लगा। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति, ये चौथा प्रकार है हमारा। प्रमुख आविष्कार, सड़क निर्माण की नई विधि। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जॉन लूडो मकाडम ने इस विधि का आविष्कार किया। दूसरा आविष्कार हुआ स्वेज नहर। इस नहर का निर्माण 1869 में फर्डिनांड लेसेप ने किया था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। वाष्प चालित नौका या स्टीम बोट, इसका निर्माण 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। 1838 में पहली स्टीम बोट ने अटलांटिक महासागर को 15 दिनों में ही पार कर लिया। चौथा आविष्कार हुआ था इसमें वाष्प चालित रेल इंजन, जिसे भाप का रेल इंजन भी कहते हैं। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने इसका आविष्कार किया, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, जिसे दूर करने के लिए 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल के वाष्प इंजन का विकसित रूप तैयार किया, जिसे रॉकेट के नाम से जाना जाता है। 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल शहरों के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, जिसकी दूरी 30 मील थी, जबकि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुई थी। पांचवा जो आविष्कार था इसमें वो था आधुनिक डाक व्यवस्था। इसकी स्थापना रोलैंड हिल ने की थी। भारत में डाक व्यवस्था 1854 में विकसित हुई और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना 1874 में हुई थी। तार यंत्र, इसकी खोज 1844 में सैमुअल मॉर्स ने की थी। 1891 में तार व्यवस्था के द्वारा इंग्लैंड व फ्रांस जुड़ गए और 1866 में एक अमेरिकी साइरस फील्ड ने अटलांटिक सागर के मध्य केबल बिछाकर इंग्लैंड और अमेरिका को तार व्यवस्था से जोड़ दिया। नेक्स्ट आविष्कार था इसमें टेलीफोन। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। बेतार के तार व रेडियो, इसकी खोज 1901 में इटली निवासी मार्कोनी ने की थी। हवाई जहाज, 1903 में बिलवार और राइट नामक दो अमेरिकी इंजीनियरों ने हवाई जहाज की खोज की, जिन्हें राइट ब्रदर्स कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, तो लास्ट टॉपिक था ये हमारा। आर्थिक परिणाम, उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया, शहरीकरण हुआ, मुक्त व्यापार हुआ, बैंक एवं मुद्रा का विकास हुआ, कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, क्योंकि कुटीर उद्योगों की जगह बड़े मशीनीकृत उद्योगों ने ले ली थी। सामाजिक परिणाम क्या हुए इसके? जनसंख्या में वृद्धि। क्यों? क्योंकि शहरों में मजदूरों का अत्यधिक संकेंद्रण हो गया था। नए सामाजिक वर्गों का उदय, मानवीय संबंधों में गिरावट, नैतिक मूल्यों में गिरावट, शहरी जीवन में गिरावट हुई, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए और राजनीतिक एवं वैचारिक प्रभाव देखें तो प्रजातंत्र की मांग हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुआ और बहुत सारे श्रमिक आंदोलन हुए। यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ है। अब देखते हैं कि पिछले वर्ष इस टॉपिक में से कौन कौन से प्रश्न आए थे। सॉरी।